स्वागत है बच्चों आपका अपने इस यूट्यूब चैनल संजय सर्विस ज्योग्राफी में। आज का हमारा अध्याय नंबर 8 निर्माण उद्योग। तो बच्चों हम जानेंगे निर्माण उद्योग क्या होता है और उसकी वर्तमान में हमारे विकास के स्तर में क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो बच्चों सर्वप्रथम हम जानते हैं निर्माण उद्योग यानी निर्माण उद्योग किसे कहते हैं। यानी कच्चे माल द्वारा उपयोगी वस्तुओं का बड़े स्तर पर उत्पादन निर्माण उद्योग कहलाता है। यानी जो कच्चा माल होता है उसके द्वारा जो उपयोगी वस्तुओं का जिसका हम उपयोग करते हैं उसका बड़े स्तर पर जो उत्पादन किया जाता है उसी को कहते हैं निर्माण उद्योग। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे कपास है, कपास के द्वारा जो प्राप्त होता है कपड़ा, यानी कपास जो कच्चा माल है उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है कपड़ा। ऐसे ही गन्ने से चीनी और गुड़, ऐसे लोहे से लोहा एवं इस्पात, ऐसे बॉक्साइट से एल्युमिनियम आदि वस्तुओं का जो निर्माण किया होता है उसी के कहते हैं हम निर्माण उद्योग। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। किसी भी देश की जो आर्थिक उन्नति है, किसी भी देश की आर्थिक उन्नति निर्माण उद्योग के विकास से ही मापी जाती है। यानी हम अगर किसी देश की आर्थिक उन्नति को मापते हैं तो सर्वप्रथम वहाँ का जो निर्माण उद्योग है, वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसी को मापा जाता है। उसी के माध्यम से हम यह आकलन करते हैं कि उस देश की जो आर्थिक उन्नति है वो किस चरम पर है, किस स्तर पर है। इस प्रकार वर्तमान समय में निर्माण उद्योग किसी भी राष्ट्र के विकास तथा संपन्नता का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। जैसे वर्तमान समय में असंख्य निर्माण उद्योग पूरे देश में स्थापित है। जैसे इसमें प्रमुख उद्योग हो गया लौह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हो गया, चीनी उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी आदि प्रमुख उद्योग है। यह तो हमारा निर्माण उद्योग। अब हम जानेंगे जो उद्योगों के प्रकार कौन कौन से हैं। अब देखते हैं उद्योगों के प्रकार। ठीक है बच्चों, इसमें उद्योग के जो प्रकार है, उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। पहला हो गया इसमें आकार, पूंजी और श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को वृहत, मध्यम, लघु और कुटीर उद्योगों में वर्गीकृत किया गया। यानी जो आकार के माध्यम से जो उद्योगों का वर्गीकृत किया गया है उसमें सर्वप्रथम हो गया वृहत उद्योग, फिर हो गया लघु उद्योग, उसके बाद कुटीर उद्योग। ये हो गया आपके आकार के आधार पर। फिर उसमें हो गया स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को, इसमें आप देखते हैं स्वामित्व के आधार पर। इससे पहले हमने देखा आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के थे, अब है स्वामित्व के आधार पर उद्योग। पहला हो गया सार्वजनिक सेक्टर जो सबके लिए खोला जा सकता है। दूसरा हो गया व्यक्तिगत सेक्टर जो आपका निजी हो गया। तीसरा हो गया मिश्रित और सहकारी सेक्टर, यानी जो जिसमें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों सम्मिलित होते हैं। इसके बाद हो गया यानी सार्वजनिक सेक्टर में विभक्त किया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी का निगम है। जो सार्वजनिक सेक्टर उद्योग सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनी या नियम है जो सरकार द्वारा निधि पद्धत होते हैं। यानी जो सार्वजनिक सेक्टर होते हैं वो क्या होता है, सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और सरकार द्वारा निधि पद्धत होते हैं। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे होते हैं। यानी जो सार्वजनिक सेक्टर है उसमें क्या होता है, आपका सामरिक और राष्ट्रीय दोनों उद्योग धंधे आते हैं। इसके बाद हो गया उद्योगों का जो वर्गीकरण है उनके उत्पादों के उपयोग के आधार पर ही किया जाता है। जैसे इसमें जो उत्पाद किया जाता है, पहला हो गया मूल पदार्थ उद्योग, उसके बाद पूंजी पदार्थ उद्योग, उसके बाद मध्यम पदार्थ उद्योग, उसके बाद हो गया उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। यानी जो ये 4 प्रकार के उद्योग है मुख्यतः हैं। उद्योगों का जो उत्पादन वर्गीकरण किया गया है उनके उत्पाद के आधार पर किया है। यानी उत्पाद के आधार पर मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया। पहला हो गया आपका मूल पदार्थ उद्योग, उसके बाद दूसरा हो गया पूंजीगत पदार्थ उद्योग, फिर हो गया मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, फिर हो गया उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। ये हो गया आपके उत्पाद के आधार पर उद्योग। फिर नीचे हो गया आपका उद्योगों के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी उनका वर्गीकरण किया गया। यानी कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का जो वर्गीकरण किया है वो इस प्रकार का। पहला हो गया कृषि आधारित उद्योग, फिर हो गया वन आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, उद्योगों का निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। बच्चों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जितना मैं यहाँ से बताते रह रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहिएगा क्योंकि यहाँ से आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। जैसे
आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषता होती है, इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकता है। या उत्पाद के आधार पर, या आपसे पूछा जा सकता है कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए जा सकते हैं। इसलिए आपको जो यहाँ से मैं बता रहा हूँ आप उसको नोट डाउन करते रहेगा। फिर नेक्स्ट हो गया उद्योगों का दूसरा प्रचलित वर्गीकरण निर्मित उत्पादों की प्रकृति के आधार पर हो गया। इससे पहले आपने पढ़ा किसके आधार पर पढ़ा, इससे पहले आपने पढ़ा था कच्चे माल के आधार पर, फिर इससे पहले आपने पढ़ा था उत्पाद के आधार पर, फिर पढ़ा आपने आकार के आधार पर। अब यहाँ पर आपके प्रकृति के आधार पर। इस प्रकार जो प्रकृति के आधार पर उद्योग है मुख्यतः 8 प्रकार के उद्योग है। पहला हो गया धातु कर्म उद्योग, यांत्रिक इंजीनियर उद्योग, रासायनिक संवर्धन उद्योग, वस्त्र उद्योग, खाद्य संसाधन उद्योग, विद्युत उत्पादन उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग। यानी 8 प्रकार की जो उद्योग है वह प्रकृति के आधार पर उद्योग है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर जितना भी अभी मैंने समझाना का वो समझ में आ चुका होगा। और यहाँ से जो मैं आपको उद्योगों के प्रकार बता रहा हूँ, चाहे वो आकार के आधार पर या उत्पादन के आधार पर या कच्चे माल के आधार पर, या हम इसकी जो बात करें प्रकृति के आधार पर, आप इन सबको नोट डाउन करते रहेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है उद्योगों की स्थिति, यानी जो उद्योगों की स्थिति है वो क्या है। यानी किसी भी उद्योग को स्थापित करने में कई प्रकार के कारकों का योगदान किया जाता है। यानी जो हम उद्योगों का जो उद्योगों की जो स्थापना करते हैं उसमें कई कारकों का योगदान होता है। इन कारकों में 2 वर्ग हैं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। मैं इतना पूरा नहीं पढ़ा हूँ, आपको सिर्फ इसके बारे में समझा रहा हूँ। पहला हो गया भौतिक हो गया, दूसरा हो गया मानवीय कारक। ये 2 कारक हैं जो उद्योगों को विभाजित करने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हैं। जैसे हो गया भौतिक कारक। भौतिक कारक में हो गया आपका कच्चा माल, शक्ति के साधन, वो जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु। यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भौतिक कारक है उसमें पहला आता है कच्चा माल, शक्ति के साधन, जल की सुलभता तथा अनुकूल जलवायु। ये हो गया आपके भौतिक कारक। और जो मानवीय कारक है उसमें आता है श्रमिक हो गया, बाजार हो गया, परिवहन हो गया, पूंजी हो गया, बैंक की सुविधा तथा सरकारी नीतियाँ। ये जितनी भी नीतियाँ हैं, ये जितने भी कारक है, ये मानवीय कारक हैं। यानी जो मानवीय कारक है पहला होगा श्रमिक, फिर बाजार, परिवहन, पूंजी, बैंक की सुविधा, सरकारी नीतियाँ। यानी जो जितने भी ये महत्वपूर्ण नीतियाँ, जितने भी महत्वपूर्ण कारक है ये मानवीय कारक है। और जो भौतिक कारक है वो भी आपको बता चुका हूँ, यहाँ से ये चीज़ें भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम सीधे पढ़ते हैं पहला कच्चा माल। कच्चा माल क्या होता है। जैसे कि अभी आपको मैंने समझाया था जो निर्माण उद्योग है वो किसे कहते हैं, उसमें मैंने आपको बताया था जैसे जो कपास है उसके द्वारा क्या बनाया जाता है, वस्त्र यानी कपड़ा बनाया जाता है। कच्चा माल का मतलब हो गया यानी जैसे कपास एक कच्चा माल है, उसके द्वारा जो तैयार किया जाता है वो किया जाता है आपका कपड़ा। ऐसे गेहूँ एक कच्चा माल है, उसके द्वारा जो हमें प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा जो निर्माण किया जाता है, उसके द्वारा जो उत्पादन होता है उसे कहते हैं बिस्किट। जैसे आम हो गया कच्चा माल, उसके द्वारा अचार बनाया जाता है। ऐसे गन्ना कच्चा माल हो गया, उसके द्वारा चीनी या गुड़ बनाया जाता है। इस तरह की जो प्रतिक्रिया होती है उसे कहते हैं कच्चे माल का जो उत्पादन होता है हमें अपने पक्के के रूप में, यानी उसका पुनः रिसाइकिल करके हम मार्केट में उसका वितरण करते हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं कच्चे माल का उत्पादन करना। वो किसमें, हमारे विभिन्न तरह की मार्केटों में। यानी आपको जो कच्चा माल है वो कैसे याद करना, जैसे गेहूं हो गया, गेहूं से बिस्कुट बनाया जाता है। गेहूं कच्चा माल, बिस्कुट हो गया उसका स्थानांतरित, उसका रूप परिवर्तन, उसके द्वारा बनाया गया अन्य प्रोडक्ट है। जैसे कपड़ा हो गया, कपड़े से कपास हो गया, जैसे कपास हो गया, कपास से कपड़ा बनाया जाता है। यानी कपास यहाँ पर कच्चा माल हो गया और उसके द्वारा जो उत्पादन किया जाता है, जो उसके द्वारा जो अन्य प्रोडक्ट बनता है वो कपड़ा हो गया। आई होप आपको यहाँ पर कच्चा माल समझ में आ चुका होगा। इसमें है भार ह्रास वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहाँ से उपलब्ध होते हैं। जैसे भारत में चीनी मिलें गन्ना उत्पादन क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। यानी जो चीनी की मिलें होती है वो कहाँ की लगाई जाती है, लगभग गन्ने के जहाँ पर जो गन्ने की खेती करते हैं, जो गन्ने का बागान होता है वहाँ पर लगभग इन फैक्ट्रियों को लगाया जाता है। कारण क्योंकि जो कच्चा माल है उसको क्या होता है, उसका जो
परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, उसका जो माल भाड़ा होता है, किराया होता है, वो कम लगे। उसके साथ साथ जो कच्चा माल है उसका पुनः जल्दी से रिसाइकिल करके उसका जो अन्य रूप में परिवर्तित किया जाए, जैसे गन्ने के द्वारा चीनी और गुड़। इस वजह से जो कच्चा माल है हम उसको कहाँ लगाते हैं, चीनी मिल, जो चीनी मिल है, जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, उसको लगभग जो कच्चा माल जहाँ पर उत्पादन होता है उसके आसपास ही लगाते हैं, ताकि ट्रांसपोर्ट है उसके लिए, जो आने के लिए जो आयात निर्यात है उसके लिए कम दूरी हो और कम खर्च हो, इस वजह से। इसी तरह से जो लुगदी उद्योग हो गया, यानी कागज उद्योग, तांबा परगलन, पिग आयरन उद्योग अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों के ही निकट स्थापित किए जाते हैं। यानी जितने भी ये उद्योग है, कच्चे माल हैं, उनका जो उत्पादन किया जाता है, उनकी जो फैक्ट्रियाँ लगती है, उनके जो कल कारखाने लगते हैं, लगभग उनके निकट ही रखते हैं। कारण जो आपको मैं बता चुका हूँ। फिर हो गया लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला दोनों ही भार ह्रास वाले कच्चे माल, इसलिए लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के लिए अनुकूलतम स्थान कच्चा माल स्रोतों के निकट ही होना चाहिए। यानी जो भी कच्चा माल लगाया जाता है वो क्या, उसके जो कच्चा माल है, यानी जो फैक्ट्री लगाई जाती है लगभग कच्चे माल के आसपास ही लगाई जाती है, ताकि जो भी हम सामान बना रहे हैं उसके लिए हमें कोई भी असुविधा ना हो। उसके लिए जलवायु भी काफ़ी अच्छी हो, उसके ले लाने व ले जाने के लिए दिशाएं बिल्कुल अनुकूल हो। इस वजह से आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। और सीधे पढ़ते शक्ति। इसमें क्या है, शक्ति मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है और इसलिए किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए सबसे पहले आपूर्ति सुनिश्चित कर ली जाती है। यानी जो शक्ति है मशीनों के लिए गतिदायी बल प्रदान करती है। यानी आप देखते होंगे जो हमारी विभिन्न फैक्ट्रियां हैं उसमें विभिन्न तरह की मशीनें लग रखी है। उन्हीं मशीनों के माध्यम से जो हमारे बड़े बड़े सामान है या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं उसको उठाना या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर गाड़ी तक पहुंचाना, उसके साथ साथ जो बड़े बड़े वहाँ पर मशीनें लगी होती है जो विभिन्न तरह की, जो हमारी जैसे लोहा हो गया उसको गलाने के लिए या उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने के लिए मशीनों का हम प्रयोग करते रहते हैं। फिर हो गया, फिर भी कुछ उद्योगों जैसे हो गया एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन निर्माण उद्योग की स्थापना शक्ति स्रोतों के निकट ही की जाती है, क्योंकि ये अधिक शक्ति उपयोग करने वाले उद्योग है जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। यानी यहाँ पर जो शक्ति जो एनर्जी वाले हैं, यानी एनर्जी हम किससे प्राप्त होते हैं, विद्युत से। यानी इस वजह से जो एल्युमिनियम और कृत्रिम नाइट्रोजन है उसकी स्थापना शक्ति स्रोतों के ही निकट की जाती है। इस कारण ये है कि इसका मुख्य, क्योंकि ये अधिक शक्तिशाली उपयोग करने वाले उद्योग है, जिसके कारण क्या होता है हमारे जो निर्माण उद्योग है उसकी जो शक्ति है, उसकी जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी हो और जिन्हें विद्युत की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है। इस वजह से क्या होता है इन उद्योगों को उसके निकट ही लगाया जाता है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद है बाजार निर्मित उत्पादों के लिए निर्गम उपलब्ध कराती है। भारी मशीन हो गया, मशीनों के औजार, भारी रसायनों की स्थापना उच्च मांग वाले क्षेत्रों के निकट ही की जाती है, क्योंकि बाजार अभिमुख होते हैं। अब बाजार का मुख्य भी हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें अगर हमने अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण एक मार्केटिंग होनी चाहिए। यानी बाजार, जब आपके एक अच्छा खासा बाजार होगा, अच्छे खासी मार्केटिंग होगी, उसी प्रकार से आप अपने सामानों का उत्पादन करोगे, उसी प्रकार का आपके सामानों का वितरण भी होगा। जैसे जो भारी मशीन होगी, मशीनों के औजार, भारी रसायनों की स्थापना, उच्च मांग, यानी इतने भारी जो मशीनों का जो उत्पादन किया जाता है या भारी मशीनें बनाई जाती है, भारी औजार बनाए जाते हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए अगर मार्केट काफ़ी नज़दीक हो तो इसका जो उत्पादन है काफ़ी अच्छा हो सकता है और इसका जो इस निर्माण उद्योग जो आपने लगा रखा है उसका जो बेनिफिट है, उसका जो उपयोग है, उसका जो हमें लाभ मिलेगा काफ़ी अच्छा मिलेगा मार्केटिंग नज़दीक होने के कारण। फिर हो गया जैसे सूती वस्त्र उद्योग में शुद्ध, जिसमें भार ह्रास नहीं होता है, कच्चे माल का उपयोग होते हैं। ये प्रायः बड़े नगरीय केंद्रों में स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। यानी जो सूती वस्त्र है मुख्यतः जब मुंबई, अहमदाबाद, सूरत इन स्थानों में सबसे ज़्यादा उत्पादन भी किया जाता है और इन्हीं स्थानों में सबसे ज़्यादा इनकी कल कारखाने फैक्ट्रियाँ भी लगाई है और इसी के माध्यम से विभिन्न देश, हमारे राज्यों में भी इनका वितरण होता है। उसके साथ साथ अन्य देशों को भी निर्यात किया जाता है। जैसे फिर हो गया पेट्रोलियम
परिशोधनशालाओं की स्थापना भी बाजारों के ही निकट की जाती है। जो पेट्रोलियम है उसका जो परिशोधन होता है, जो रिसाइकिल करते हैं, वो भी लगभग क्या होता है, परिशोधन वो भी स्थापना भी बाजारों के निकट की जाती है, ताकि बाजार जो सामान बाजारों के निकट इसलिए की जाती है क्योंकि वहाँ जो सामान है वो तुरंत मार्केट तक पहुँचा जाए, जिसमें जो हमारा आयात निर्यात जो परिवहन का जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है, और इसके साथ साथ लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलती है इस वजह से भी। और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग दूसरे उद्योगों में कच्चे माल के रूप में भी किया जाता है। जो उनसे जो प्राप्त हमें जो उद्योगों से प्राप्त जो कच्चा माल है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। इसलिए जो भी उद्योग लगाया जाता है वो भी कच्चे माल के आसपास ही लगाया जाता है, इसलिए बाजार भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर है परिवहन। परिवहन किसी भी उद्योग का महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि अगर हम कोई भी सामान बना रहे हैं उसको ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए परिवहन की काफ़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसलिए परिवहन भी उद्योगों में एक महत्वपूर्ण अपना रोल निभाता है। जैसा हम कह सकते हैं एक रीढ़ की हड्डी। अगर मनुष्य की रीढ़ की हड्डी ना हो तो उसका चलना फिरना मुश्किल हो सकता है। सेम परिवहन का है, अगर परिवहन ना हो तो हम कितना भी अपना सामान का उत्पादन कर ले, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना लें, कितनी भी बड़ी बड़ी मशीनें बना लें, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम नहीं पहुंचा सकते हैं जब तक कि हमारे पास परिवहन ना हो। फिर है श्रमिक। श्रमिक भी उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर कोई भी हमने उद्योग खोला तो उसके लिए हमें श्रम शक्ति अच्छी होनी चाहिए। जब हमारे पास श्रम शक्ति अच्छी है, जब हमारे पास कार्यकुशल श्रमिक है, तभी हम उस उद्योग को चला सकते हैं। क्योंकि अगर हम मशीन भी चला रहे हैं तो उस मशीन को भी चलाने के लिए हमें किसी श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसलिए श्रमिक उद्योग की स्थिति में उद्योग की जो अवस्थिति है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब है हमारा नेक्स्ट ऐतिहासिक कारक। अब जो ऐतिहासिक कारक है वो क्या क्या है? जो ऐतिहासिक कारक है वैसे बच्चों इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। हम सीधे पढ़ते हैं जो हमारा परीक्षा की दृष्टि से हमेशा पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, और उस टॉपिक से अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सीधे उसी का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक कारक में जो हमारे पुराने उद्योग है, जैसे हो गया सूती वस्त्र उद्योग हो गया, इस तरह के जो हमारे पुराने उद्योग है, रेशम उद्योग, ठीक, इनका हम अध्ययन करेंगे। यानी जो हमारे औपनिवेशिक काल था, यानी जिस समय हमारा देश गुलाम था, उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा जो उद्योग खोले थे उनका जो इतिहास था वो किस तरह का था, इसके बारे में जो हम संपूर्ण अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऐतिहासिक कारक। यानी उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें थी। लेकिन हम इन सबको ना पढ़ते हुए सीधा हम अपने टॉपिक में चलते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें है जैसे प्रमुख उद्योग, मुख्य उद्योग, यानी जो मुख्य उद्योग है वो कौन कौन से है, हम इसके बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य उद्योग। इसमें पहला हो गया लौह इस्पात उद्योग, यानी लौह इस्पात उद्योग। हम पढ़ते हैं सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग। इसमें शुरू करते हैं लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के दरवाजे खोल दिए। यानी जो लौह इस्पात उद्योग है सभी उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। यानी जो उद्योगों का महत्वपूर्ण ढांचा है उसमें लौह इस्पात उद्योग सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। फिर हो गया भारतीय उद्योग के सभी सेक्टर अपने मूल आधारित अवसंरचना के लिए मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग पर ही निर्भर है। जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूँ, किसी भी हमें निर्माण उद्योग में किसी भी हम चाहे फैक्ट्री बना रहे हैं, चाहे हम मकान बना रहे हैं, चाहे हम कुछ भी बना रहे हैं, उसमें जो हमारी बुनियादी ढांचा है जिसको हम उसकी रीढ़ कहते हैं, उसमें महत्वपूर्ण है लौह इस्पात उद्योग। लौह इस्पात उद्योग के लिए लौह के कोकारी कोयले के अतिरिक्त चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज और अग्नि समृतिका आदि कच्चे माल की भी आवश्यकता होती है। किसमें? लौह इस्पात उद्योग के लिए। फिर हो गया ये सभी कच्चे माल स्थूल भार रस वाले होते हैं, यानी स्थूल यानी भारी होते हैं। इसलिए लौह इस्पात उद्योग की सबसे अच्छी स्थिति कच्चे माल स्रोतों के ही निकट होती है। अब इसमें जानेंगे जो लौह इस्पात है मुख्यतः सबसे ज़्यादा कहाँ होता है। जैसे भारत में छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तरी उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल के भागों को समाविष्ट करते हैं। अर्ध चंद्रिका प्रदेश है जो कि उच्च कोटि के लोहे के अच्छे गुणवत्ता वाले कोकरी कोयले और अन्य
संपरोको के समर्थ है, यानी यहाँ इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोह इस्पात क्षेत्र पाया जाता है और लोह इसके सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर जिसके परिणामस्वरूप इस प्रदेश में लोह इसके उद्योग प्रारंभ से ही स्थापित किए गए थे। कौन कौन क्षेत्र में, जो अभी आपने पढ़े थे। भारतीय लोह इस्पात उद्योग के अंतर्गत बड़े एकीकृत इस्पात कारखानों और छोटी इस्पात मिलें भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत द्वितीय उत्पाद, ढलाई मिलें और अनुषंगिक उद्योग भी आते हैं। किसमें? लोह इस्पात। बच्चों को आपको मैं थोड़े लोह इस्पात के जो इस्पात है उसके बारे में एक दो पॉइंट बता देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे भारत के प्रमुख इस्पात उद्योग केंद्र जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये तो आपको मैं समझा चुका हूँ। इसमें एक दो पॉइंट और आप नोट डाउन कर लीजिए। जैसे लोह इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक व सर्वाधिक खपत वाला देश चीन है। सबसे बड़ा उत्पादक भी और सबसे ज़्यादा खपत भी कहाँ है? चीन में। जबकि कच्चे इस्पात उत्पादों में भारत का दूसरा स्थान है। जो कच्चा इस्पात उत्पाद है उसमें भारत का दूसरा स्थान और प्रथम स्थान किसका है? चीन का। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है नेक्स्ट, अब एकीकृत इस्पात कारखाने, यानी जो अब नेक्स्ट है एकीकृत इस्पात कारखाने। इसमें पहला होगा टाटा लोह इस्पात कंपनी, जिसको कहते हैं टिस्को, यानी यह है जमशेदपुर झारखंड में। आप लिख लीजिएगा, जो टिस्को की कंपनी है जमशेदपुर झारखंड में है। इसमें क्या है? टाटा लोह इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट है, यानी जो मुंबई है कोलकाता रेलवे मार्ग है उसके काफ़ी निकट है ये टाटा लोह इस्पात कंपनी। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीक लगभग 240 किलोमीटर दूर पतन कोलकाता है, यानी जो पतन का मतलब बंदरगाह, यानी जो सबसे नज़दीक बंदरगाह है जो यहाँ से लगभग 240 किलोमीटर है। फिर इसमें हो गया संयंत्र को पानी सुवर्ण रेखा व खारकोई नदियों से लोहा नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से और कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से और कोकारी कोयला झरिया पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है, यानी इन क्षेत्रों से यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। प्रमुख क्षेत्र यहाँ से क्या होता है? कोयला प्राप्त होता है। जैसे आपको मैंने समझाया अभी। इसमें हो गया जैसे टिस्को को जो लोहा नोआ मंडी से और बादाम की पहाड़ी से, कोयला जोड़ा खानों उड़ीसा से और कोकिंग कोयला झरिया से और पश्चिमी बोकारो कोयला क्षेत्र से प्राप्त होता है। इन जितने भी क्षेत्र इसका आप इन सभी क्षेत्रों का नाम लिख भी लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। इसके बाद हो दूसरा भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, अब है इसको, यह है बर्नपुर में। ठीक हो गया बच्चों, इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने अपना पहला कारखाना हीरापुर और दूसरा कुल्टी में स्थापित किया, यानी कारखाना स्थापित किया हीरापुर और कुल्टी में स्थापित। हीरापुर यानी कुल्टी यानी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया। जो बर्नपुर है वो भी पश्चिम बंगाल में है, यानी इसको मैं आपको डेट भी बता दूं कब स्थापित किया था। जो भारतीय लोहा इस्पात कंपनी ने अपना जो पहला कारखाना वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल के दामोदर नदी घाटी में हीरापुर, जिसे बाद में बर्नपुर भी कहा जाता है, यानी जिसे अभी हम वर्तमान में बर्नपुर कह रहे हैं, पहले उसको हीरापुर कहते थे, और कुल्टी में स्थापित किया था कब? वर्ष 1918 में। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर 1937 में भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी यानी इसको को साहचर्य से बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना की गई बर्नपुर पश्चिम बंगाल, यानी फिर 1937 में जो यानी इसको है इसकी जो स्थापना की थी बंगाल स्टील कॉर्पोरेशन की स्थापना बर्नपुर यानी पश्चिम बंगाल में की थी। में लौह इस्पात के उत्पादन की दूसरी इकाई की स्थापना की थी, यानी जो पहली इकाई की स्थापना की थी वो 1918 में की थी। कहाँ की थी? दामोदर नदी घाटी के निकट हीरापुर कुल्टी में की थी। और जो दूसरी स्थापित की थी 1937 में कहाँ की थी? ये फिर पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में स्थापित की थी। फिर नीचे हो गया इंडियन आयरन स्टील कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले तीसरे संयंत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र रानीगंज झरिया और रामगढ़ के निकट कोलकाता आसनसोल रेल मार्ग पर स्थित है। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ से ये वाला भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हो गया लोहा के सिंहभूमि, यानी सिंहभूमि कहाँ है? झारखंड में आता है। जल दामोदर नदी की सहायक नदी जो जल है दामोदर नदी की सहायक नदी
बराकार यानी बराक नदी भी कहते हैं से प्राप्त किया जाता है। दुर्भाग्य से 1972-73 में भारतीय लौह इस्पात कारखानों से इस्पात उत्पादन बहुत ही कम हो गया और संयंत्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया। आपको यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है? पहला ये कि भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी ने पहला जो कारखाना स्थापित किया था 1958 पश्चिम बंगाल के दामन घाटी के निकट हीरापुर से लेकर कुल्टी में, और जो दूसरा स्थापित किया था बर्नपुर 1937 में पश्चिम बंगाल में। बस आपको ये 2-4 पॉइंट यहाँ से नोट डाउन करने हैं। फिर हो गया अब नेक्स्ट है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स यानी VISW। अब थोड़े इसके बारे में देख लेते हैं। ये मुख्यतः जो भद्रावती है कर्नाटक यानी वहाँ पर स्थित है, यानी भद्रावती कर्नाटक में। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तीसरा जो एकीकृत इस्पात संयंत्र है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स, जो प्रारंभ में मैसूर लोहा और इस्पात वर्कर्स के नाम से जाना जाता है। यानी जो कर्नाटक है उसे प्रारंभ में मैसूर कहा जाता है और वर्तमान में उसी मैसूर को हम कर्नाटक के रूप में जानते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी मुख्यतः 1923 में हुई थी। इस सन को नोट डाउन कर लीजिएगा आप। जो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स है इसकी स्थापना मैसूर यानी कर्नाटक में 1923 में हुई थी, भद्रावती नदी के किनारे। अब फिर इसमें है बाबा बुदन के पहाड़ियों के कैमानगुंडी के लोहेस के क्षेत्रों के निकट स्थित है क्या भी विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्कर्स। फिर हो गया चूना पत्थर और मैग्नीज भी आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध है। इसके साथ साथ यहाँ पर क्या जो चूना पत्थर और जो मैग्नीज है यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन इस प्रदेश में कोयला नहीं पाया जाता, यानी इस क्षेत्र में कोयला नहीं पाया जाता। प्रारंभ में पास के जंगलों से प्राप्त है। बच्चों आप एक चीज़ देखिए, थोड़ा भी बताता हूँ जो बीच में रोक रहा हूँ मैं। जितने भी आपको यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, चाहे टाटा लो इस्पात हो गया, टिस्को हो गया, ठीक, इन सबको आप एक बार देख लीजिएगा और इसको हो सके तो आप ऐसे मैप में दर्शाइए, क्योंकि आपको फिर चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, इसलिए मैप में आपको दर्शाना होगा ताकि आप कोई चीज़ें जो इनका लोकेशन है वो भी ध्यान रहे। और कई चीज़ें ऐसी होती कि जो इसमें हमें याद रहती नहीं, अगर आप उस चीज़ को बार बार मैप में दर्शाओगे तो उसमें क्या होगा, आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक के लिए याद रहेंगी। इसमें फिर लकड़ी को जलाकर बनाए गए चारकोल को 1951 तक ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। जो चारकोल है उसको क्या ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता था। बच्चों हम सीधे नीचे से पढ़ते हैं। इसमें स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956-57 में विदेशी सहयोग से 3 नए एकीकृत इस्पात उद्योग की या इस्पात संयंत्रों की स्थापना की थी। किसके सहयोग से विदेशों के जो विदेशी सहयोग से। यह संयंत्र है राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में। ये सभी सार्वजनिक सेक्टर संयंत्र हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड यानी HSL हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अधिकार में थे। 1973 में इन संयंत्रों के प्रबंध में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना हुई। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है जो सेल है उसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1973 में। इसमें जो मुख्यतः पहला था राउरकेला उड़ीसा में हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के माध्यम से इसकी स्थापना हुई थी। फिर हो गया आपका भिलाई छत्तीसगढ़ में हो गया। फिर इसके बाद जो मुख्यतः तीसरा दुर्गपुर पश्चिम बंगाल में। इन तीनों की जो स्थापना हुई थी, जो एकीकृत संयंत्र उद्योग है वो विदेशी सहयोग से हुई थी। ठीक हो गया बच्चों, आप इस चीज़ को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें पहला हो गया इसमें राउरकेला इस्पात संयंत्र। अब इसको हम देख लेते हैं। जो राउरकेला इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से 1959 यानी 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ से हमेशा पूछा जाता है जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी और किस देश के सहयोग से हुई थी और कहाँ पर हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी जर्मनी के सहयोग से वर्ष 1959 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था।
इसमें जो महत्वपूर्ण है यही है, ठीक। राउरकेला जो संयंत्र इस्पात की जो स्थापना कब हुई और किसके माध्यम से हुई और कहाँ पर हुई, बस आप इसको ये वाला नोट डाउन कीजिए। फिर है भिलाई इस्पात संयंत्र। भिलाई कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई थी। इस पॉइंट को यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसकी स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1959 में। कहाँ हुई थी? किसके माध्यम से हुई थी? रूस के सहयोग से हुई थी, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें क्या है, यहाँ लोहेस के डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा तथा कारगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। यहाँ पर जो कोयला प्राप्त होता है डल्ली के राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा तथा कारगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है, ठीक। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो आपको बता चुका हूँ। इसमें एक बार नीचे हैं, इसमें 1-2 पॉइंट नीचे इसको पढ़ देता हूँ मैं। यह संयंत्र कोलकाता मुंबई रेल मार्ग पर स्थित है। कौन सा? भिलाई इस्पात संयंत्र। उत्पादित इस्पात का अधिकांश भाग विशाखापत्तनम स्थित हिंदुस्तान शिपयार्ड से चलता है। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बस इसमें जो आपको याद करना है मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। फिर है नेक्स्ट है, इसमें लास्ट है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। यानी दुर्गापुर कहाँ पर है? आपका पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र यूनाइटेड किंगडम की सहयोग से, यानी जो यूनाइटेड किंगडम है जिसे ब्रिटेन या लंदन कहते हैं, उसके सहयोग से पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। कब? 1962 में। इस चीज़ को यहाँ पर ये नोट डाउन कर लीजिएगा। कब हुआ था? 1962 में। किसके माध्यम से? यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन यानी ब्रिटेन के माध्यम से। फिर यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है। कहाँ पर है? रानीगंज झरिया कोयला पेटी में स्थित है। और लोहे के नोवा मंडी, यानी जो नोवा मंडी है मानचित्र में दे देगा, आप उसको देख लीजिएगा। दुर्गापुर कोलकाता दिल्ली रेलवे मार्ग स्थित है। किस पर? दुर्गापुर लोह इस्पात संयंत्र पर। इसे जल विद्युत शक्ति और जल दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन DVC से प्राप्त होती है। यानी इसे जो जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन यानी DVC से प्राप्त होती है, ठीक। किससे? दुर्गापुर से। यानी दुर्गापुर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। फिर है लास्ट इसमें बोकारो इस्पात संयंत्र। थोड़ा इसको ही पढ़ लेते हैं। इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से 1964 में बोकारो में स्थापित हुआ था। यानी जो बोकारो है ये कहाँ पर है? ये झारखंड में है, ठीक हो गया। इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। यानी बोकारो इस्पात संयंत्र किसके माध्यम से या किसके सहयोग से स्थापित हुआ था? वर्ष 1964 में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ था। इसमें फिर क्या है, इसमें आपको वैसे 1-2 पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे इस संयंत्र की स्थापना परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत के आधार पर की गई थी। यानी जो परिवहन की लागत बहुत ज़्यादा हो रही थी उसका न्यूनीकरण, उसके कम करने के सिद्धांत के आधार पर की थी, जिसके अनुसार बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह इस्पात प्राप्त करते थे। यानी जो बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से क्या करते थे? राउरकेला प्रदेश से लौह इस्पात प्राप्त करते थे। और वापसी में मालगाड़ी के डिब्बे जब ये वापसी में आते थे उसमें क्या होता था? जो मालगाड़ी के डिब्बे राउरकेला के लिए बोकारो क्षेत्र से कोयला ले जाते हैं। यानी जो वापस में जो मालगाड़ी के जो डिब्बे हैं राउरकेला के लिए बोकारो क्षेत्र से कोयला ले जाते थे, ठीक। इस चीज़ को ध्यान रख लीजिएगा। इस संयंत्र को जल और जल शक्ति की जो आपूर्ति होती है वो होती है नदी दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन के द्वारा ही होती है। यानी इस संयंत्र को जल और जल विद्युत की जो शक्ति की जो आपूर्ति होती है वो होती है दामोदर घाटी कॉर्पोरेशन से ही होती है। और इसकी जो स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1964 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। आई होप आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अन्य इस्पात संयंत्र। हम देखेंगे जो अन्य इस्पात संयंत्र है इसमें कौन कौन सा हमारे इस्पात है और उनकी क्या क्या विशेषता है, ठीक हो गया बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर क्लियर होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आए होंगी। तो थैंक यू बच्चों।